हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर जो हम लोग का था ना, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, कि किसी भी सॉलिड का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होता है वह किस फैक्टर पे निर्भर करता है। आज हम लोग जो है गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसमें से कौन कौन सा फैक्टर हुआ, तो सबसे पहला फैक्टर इसमें है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, कुछ गैस वैसे होते हैं जो लिक्विड कहने का मतलब कि वाटर मान लो, उसमें आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। कुछ वैसे गैस होते हैं जो वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं है, वह नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये सभी वैसे गैस हैं जो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल बोलेंगे इसको, बहुत कम सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल। लेकिन कुछ वैसे गैस हैं जो वाटर में इजीली सॉल्युबल है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी वैसे गैस हैं जो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा। तो यह डिपेंड करता है गैस का नेचर। इन जनरल देखोगे तो फिर से वही बातें आएंगी कि ये सभी जो है वे पोलर नेचर के हैं और ये सभी जो है वे नॉन पोलर नेचर के हैं, और वाटर भी क्या है, पोलर। तो लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कशन किया है हम लोगों ने कि पोलर पोलर में आसानी से डिसॉल्व कर जाएगा, नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं करेगा, या करेगा भी तो बहुत कम, उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा। तो कुछ नॉन पोलर गैसेस वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हैं, जबकि कुछ पोलर गैसेस वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो यह डिपेंड करता है गैस का नेचर पे। जैसे मान लो कि NH3 गैस है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो यहां हम लोग लिखेंगे NH3 एक्वस। इसका मतलब हुआ कि अब NH3 मॉलिक्यूल के अगल बगल वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया है ना, ऐसे H H H, यहां डेल माइनस दे दो, हाइड्रोजन पे डेल प्लस। अब क्या होगा कि सब हाइड्रोजन से जो H2O का ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बनाएगा, ऐसा। यहां भी होगा डेल माइनस, और यहां भी होगा डेल माइनस, ऐसा। अब NH3 भी पोलर मॉलिक्यूल है, H2O भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ऐसा। या फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो अमोनिया भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, दोनों सॉल्युबल हो गए, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना, मतलब दोनों के बीच इंटरैक्शन हुआ, इसलिए अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है। यही चीज O2 के साथ हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि O2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसका बहुत बढ़िया इंटरैक्शन नहीं होगा। तो यह था नेचर ऑफ गैस। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो, यदि किसी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन बनता है साथ ही साथ हीट एनर्जी रिलीज भी होता है। मतलब गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक हो तो उसका रेट टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, अकॉर्डिंग टू ली सैपलियर प्रिंसिपल। अब जानना ये है हम लोग को कि आखिर गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड में वह एक्सोथर्मिक ही क्यों होता है। किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। क्यों होता है देखो, मान लें हम लोग कि यह जो है गैस का मॉलिक्यूल है और ई मान लें कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है,
तो सॉल्वेंट तो यहाँ लिक्विड रहेगा ना, इसको लिक्विड सॉल्वेंट लिखेंगे ऐसा, इस प्रकार से बॉन्ड बना हुआ है। तो ये गैसियस मॉलिक्यूल है, तो पढ़े कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच होता है वीकर बॉन्ड, बहुत कम वीकर फोर्स, और इसके तुलना में लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऐसा। अब क्या होगा, दोनों को आपस में मिलाओगे तो मिलाने के बाद क्या होगा कि अब ये गैस का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार का बात होगा ऐसा। तो अब जो यहाँ सॉल्यूशन में बॉन्ड बना है ना सॉल्वेंट और गैसियस मॉलिक्यूल के बीच, यहाँ जो बॉन्ड होगा वह इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का होगा, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का। इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का कहने का मतलब कि इससे मजबूत लेकिन इससे कमजोर। मान लो कि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगा है 100 जूल, मान लेते हैं इसका स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ है मान लो 500 जूल, लेकिन यहां जो बॉन्ड बना इसका स्ट्रेंथ है 350 जूल ऐसा। तो देखो गैसियस मॉलिक्यूल के आपस में जो बॉन्ड बन रहा था उसका एंथैल्पी था 200 जूल, और जब वह सॉल्युबल हो गया, जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर गया, तो वहां जो बॉन्ड बना उसका स्ट्रेंथ है 350 जूल। अब जब इस 350 जूल एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए आएगा, तो इस 350 जूल में से 200 जूल लग जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ने में, बाकी 150 जूल एनर्जी बच जाएगा। तो ये जो 150 जूल एनर्जी बच गया, यही एनर्जी जो है रिलीज होगा। रिलीज होगा मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसीलिए जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड सॉल्वेंट में, वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव एंड अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल, इफ a process is exothermic then its rate decreases with the increase of temperature। क्योंकि गैस जो सॉल्युबल है, मतलब गैस जो डिसॉल्व करता है लिक्विड सॉल्वेंट में, उस दरमियान हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। तो ऑब्जर्व करते होंगे कि जो वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे तालाब है, नदी है, महासागर है, समुद्र है, ऐसे, तो जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, मछली या फिर और भी कोई एक्वेटिक एनिमल्स, वह नीचे गहराई में ही रहना पसंद करते हैं, ऊपर नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? तो उसका क्या कारण है देखो। जैसे मान लो कि ई लेवल है वाटर बॉडी का, नीचे भी पानी है ऐसा, तो जो वाटर एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना, नीचे बॉटम में रहना पसंद करते हैं, यहां कभी नहीं रहेंगे। रीजन कि जब मान लो ऊपर से सनलाइट पड़ता है, तो सनलाइट पड़ने से ऊपर में जो यहाँ वाटर है इसका टेम्परेचर है ज्यादा, और यहाँ जो वाटर है इसका टेम्परेचर है कम, क्योंकि सनलाइट यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो ऊपर वाले वाटर में टेम्परेचर अधिक है, नीचे में कम। अब यहाँ टेम्परेचर अधिक है तो इसमें जो ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी है वो कम है, मतलब यहाँ जो ऊपर तल में, ऊपर में जो है सरफेस पे वाटर, उसमें कम ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, लेकिन जो वाटर बॉटम में है उसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व है। अभी हम लोग देखे ना कि गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से घटता है, तो ऊपर वाला वाटर हॉट है, टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इसमें कम ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि जहां ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, जहां ज्यादा इजीली ऑक्सीजन गैस अवेलेबल हो, एक्वेटिक एनिमल्स वही रहेंगे, क्योंकि उनको इनहेलेशन में वहां आसानी होगा। यहां आने पे उनको सफोकेशन फील होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कम है ना, कुत्ते जैसा मर भी सकता है, इसलिए हमेशा वह गहराई में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि गहराई में जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, उसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व है, इसलिए। तो यह हुआ टेम्परेचर का बात। इसी प्रकार से यदि प्रेशर की बात करें हम लोग कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेशर के प्रभाव की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखो, इन जनरल जो है प्रेशर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करता है। बोलने का बात हुआ, प्रेशर बढ़ा देने से किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड सॉल्वेंट में वह इंक्रीज करता है, और ये जो प्रेशर का प्रभाव है उस पर, इसको क्वांटिटेटिव रूप में एक्सप्रेस किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है एक लॉ के द्वारा, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ, हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, वही स्टडी किए थे कि किसी भी गैस के सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस के बीच जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है उसी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है हेनरी लॉ के द्वारा। तो ये हेनरी लॉ का डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन यदि हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि द मास ऑफ ए गैस dissolved per unit volume of a solvent या of the solvent at a particular temperature is directly proportional to its pressure हाँ, तो क्या डेफिनेशन लिख रहे थे, द मास ऑफ ए गैस dissolved per unit volume of the solvent at a particular temperature is directly proportional to its pressure in equilibrium with the solution ऐसा। तो यह जो है स्टेटमेंट हुआ हेनरी लॉ कि किसी भी गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट का एक यूनिट वॉल्यूम में फिक्स टेम्परेचर पे, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के इक्विलिब्रियम प्रेशर का, जो किसके साथ लगा रहा हो, सॉल्यूशन के साथ। तो ये इक्विलिब्रियम कहां से एस्टैब्लिश हुआ, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग स्टार्टिंग में पहले किए हैं, जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा था मैं, कि जब सॉल्यूट डिसॉल्व करना बंद हो जाए सॉल्वेंट में तो वहां एस्टैब्लिश हो जाता है इक्विलिब्रियम, और उस स्टेज में गैस उस सॉल्यूशन के साथ कितना प्रेशर लगा रहा है वही प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका अमाउंट। यदि उस केस में गैस ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो गैस का ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होगा, और यदि उस केस में उसका कम प्रेशर है तो उसमें उसका कम अमाउंट डिसॉल्व होगा। डायरेक्टली इसको समझ सकते हो कि प्रेशर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, और यह इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ। इक्विलिब्रियम वाला बात बता दिए कि वैसा स्टेज जब गैस का सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज, और उस स्टेज पे वह गैस सॉल्यूशन के साथ जो प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस का अमाउंट जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है। मतलब यदि उस केस में ज्यादा प्रेशर हो तो गैस अधिक से अधिक डिसॉल्व करेगा, कम प्रेशर हो तो वहां गैस कम डिसॉल्व करेगा। मैथमेटिकली इसको हम लोग देख सकते हैं, यदि मान लें कि m अमाउंट ऑफ गैस है जो कि यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जा रहा है, और p जो है उसका प्रेशर है गैस का, तो इस केस में जो हेनरी लॉ है इसका हम लोग लिख सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, मतलब मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ गैस। यह जो है इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहां से जो है इस बात को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, m क्या हुआ, मास ऑफ द गैस dissolved in the unit volume of solvent, और P हुआ pressure of the gas in equilibrium with the solution। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो m बराबर यहाँ कोई कांस्टेंट दे दो k into P, इस k को यहाँ हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग का बन जाता है m इक्वल टू kp, m बता दिए, p बता दिए, k के बारे में भी बता दिए, नोट्स में सारा चीज का डिस्कशन किया हुआ है। अब इसी से मिलता जुलता जो है ना हम लोग एक लॉ पढ़े हैं, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़े। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन में,
मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से दिखलाते हैं, वह मोल फ्रैक्शन उस गैस के पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डाल्टन्स लॉ के अनुसार क्या बताया कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन is directly proportional to its partial pressure. This is according to Dalton's law. अब यहां से आप क्या करो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा करके फिर से यहां एक कांस्टेंट ले आओ, k डैश मान लो इस बार इनटू p। अब यहां क्या करो, हाँ, तो यहां से इक्वेशन बनेगा हम लोग का x इक्वल टू k डैश इंटू p। तो यहां से यदि हम लिखना चाहे तो p इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई k डैश इंटू x। तो p इक्वल टू लिखेंगे kh इंटू x, और यहां kh हुआ 1 बाई k डैश, और इसी को हम लोग बोलेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ऐसा तो ई वाला इक्वेशन और ई वाला इक्वेशन दोनों को जरा मिलाओ तो ये दो इक्वेशन से जो है ना हेनरीज लॉ का दो अलग अलग स्टेटमेंट आएगा। इस वाले इक्वेशन से क्या बताया, इसका स्टेटमेंट जो यहां लिखा हुआ है कि किसी भी गैस का जो अमाउंट है, नहीं सॉल्वेंट का पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व करेंगे वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर का जो वह सॉल्यूशन के साथ लगा रहा है। मतलब जितना ज्यादा यहाँ प्रेशर गैस लगाएगा उतना ज्यादा वह उसमें डिसॉल्व होगा। और यहाँ ये जो दूसरा इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन के अनुसार क्या स्टेटमेंट है कि गैस का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, उस गैस का उतना ही ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। मतलब यहां एक बार फिर से समझोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार क्या है कि गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाया उतना ज्यादा उसमें सॉल्युबल होगा, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वह गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्यूशन में, वह गैस उतना ही ज्यादा प्रेशर फिर लगाएगा वेपर फॉर्म में। जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व रहेगा उतना ज्यादा उसका वेपर बनेगा, और फिर वेपर प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा। मतलब एक स्टेटमेंट गैस डिसॉल्व करने के पहले का है और दूसरा स्टेटमेंट गैस डिसॉल्व करने के बाद का है। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि मान लो कि कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, तो पहला केस क्या है कि उस बिजनेस में आप जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ज्यादा जो है आपका इनकम होगा। ऐसे मान लो कि जितना ज्यादा उसमें हम इन्वेस्टमेंट किए उतना ज्यादा जो है तो बिजनेस चला, ऐसे मान लेते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट अब क्या बोलता है कि जितना ज्यादा बिजनेस चलेगा फिर उतना ही ज्यादा आपका इनकम होगा। मैंने शुरुआत में ज्यादा पैसा लगाए तो ज्यादा बिजनेस चला, और सेकेंड केस में कि जब ज्यादा बिजनेस चला तो फिर उसी से ज्यादा हम लोग को इनकम हुआ। मैंने शुरू में यहाँ पैसा लगा रहे हैं, बाद में पैसा यहाँ मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ कि शुरू में प्रेशर लगा रहे हैं गैस को घोलने का, और सेकेंड केस में फिर वही है कि वही गैस जो है फिर उतना ही ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। तो यह प्रेशर जो है गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर है सॉल्यूशन के साथ, और यह प्रेशर जो है गैस का वेपर प्रेशर, वेपर फेज में। इसको डायग्रामेटिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो इसमें सॉल्वेंट है, ऐसा इसमें कोई गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो पहला स्टेटमेंट है कि जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे उतना ही ज्यादा गैस इसमें डिसॉल्व होगा, पहला स्टेटमेंट। अब मान लो कि गैस जो है इसमें डिसॉल्व कर गया, ऐसा कि अब यहाँ सॉल्यूशन बन गया, इसमें गैस डिसॉल्व है। तो दूसरा स्टेटमेंट अब क्या बोल रहा है कि इसमें जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा यह गैस उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा फिर इसके साथ। तो ई जो है हम लोग का हुआ वेपर प्रेशर, वेपर के फॉर्म में प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर विथ द सॉल्यूशन, विथ द सॉल्यूशन। यहां प्रेशर डिसॉल्यूशन के पहले का बात हुआ, यहां प्रेशर जो है डिसॉल्यूशन के बाद का है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा, और यहाँ है कि जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व रहेगा
फिर वह उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट हुआ हेनरी लॉ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यदि पिछला साल नहीं आया है तो इस बार चांसेस है कि हेनरीज लॉ एग्जाम में आ जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका हम लोग देख सकते हैं, इसे हेनरी लॉ कांस्टेंट का। तो ये जो इक्वेशन यहां से आया है ना, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हो, y बराबर mx प्लस c। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग y और x के बीच, m उसका हुआ स्लोप, c हुआ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, नहीं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो क्या देख रहे हो कि y एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट 0 है, प्लस 0 लिख दो ऐसा। तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब हुआ कि जो ग्राफ प्लॉट करोगे, जो उसमें स्ट्रेट लाइन आएगा, वह y एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे, जब पॉजिटिव स्लोप आता है विद 0 इंटरसेप्ट, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ मान लो प्रेशर है, इस जगह पे मोल फ्रैक्शन है, तो देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो भी मोल फ्रैक्शन यहाँ है, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ ऐसा प्रेशर, कि गैस का इतना मोल फ्रैक्शन है तो इतना प्रेशर लगा रहा है। अब मान लो कि गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, यहाँ हो गया, मतलब ज्यादा गैस अब उसमें डिजॉल्व हो गया ऐसा, तो देखो इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा ऐसे, जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ा है तो वैसे ही उसका प्रेशर भी बढ़ गया। तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, हेनरी लॉ का। और जो लाइन बना है इसका स्लोप कितना के बराबर हो जाएगा, KH के बराबर ऐसा। तो यदि हम लोग प्रेशर ऑफ द गैस और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप वैल्यू बताएगा किसका, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का। तो यहां से हेनरी लॉ को हम लोग समझ गए। एक लास्ट बार इसका स्टेटमेंट हम बता दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था कि द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विलिब्रियम प्रेशर विद द सॉल्यूशन, कि किसी भी गैस का कितना अमाउंट सॉल्वेंट का यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा एक फिक्स टेम्परेचर पे, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस का सॉल्यूशन के साथ जो इक्विलिब्रियम प्रेशर लग रहा है उसका। और दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, कि गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी गैस के मोल फ्रैक्शन का जो उस सॉल्यूशन में है। टेम्परेचर दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट। ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर लिए P और X के बीच, अब बताया कि इसका स्लोप जो है वही हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस हेनरी लॉ कांस्टेंट का कुछ फीचर्स देखेंगे, हेनरी लॉ का लिमिटेशन, इसका एप्लीकेशंस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।